नमस्कार। अजय जोशी, कायाकल्प नेचुरोपैथी सेंटर इंदौर, होलिस्टिक हेल्थ नई दिल्ली। डॉक्टर मयंक पुरवाल जी के साथ आपका स्वागत है। इंडियन नेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आपका स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, अभी जो हमने बात किया था कल, वो बात किया था प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन, इतिहास और उसके सिद्धांत के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं शरीर क्रिया, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के ऊपर, है ना। तो ये बहुत एक अद्भुत मशीन हमारे ईश्वर ने हमारे अंदर बनाई, तो उसको आज हम समझेंगे, है ना। बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसको बार बार समझेंगे तो हमको मजा आएगा। जैसे जैसे सभ्यता का विकास काल, है ना, चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान मनुष्य जीवन का केंद्रीय विषय रहा है ना। मनुष्य जीवन का जो आधार है वो है शरीर, जो प्रकृति के पंचभूत मतलब पंच तत्वों, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। इन तत्वों के संतुलन से ही हमारी प्राण की रक्षा होती है। हमने पिछले लेक्चर में समझा था। शरीर के लिए अनिवार्य इन तत्वों को संतुलित और असंतुलित स्थिति को स्वास्थ्य या रोग का उत्तरदायी माना जाता है ना। इन तत्वों की आवश्यकता के बारे में हमको समझना है। तो आज हम जो देखेंगे, इस मानव मशीन को कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि सजीव क्या है, निर्जीव और सजीव के लक्षण क्या है। तो हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं उसको वैज्ञानिक आधार पे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सजीव, जिसमें जान होती है, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे आदि। दूसरे जो होते हैं वो निर्जीव, जिसमें जान नहीं होती, जैसे टेबल, पंखा, है ना। ये तय करने के लिए कि कौन सी चीज सजीव है, निर्जीव है, वैज्ञानिकों ने कुछ लक्षण तय किए हैं। उन लक्षणों के आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज सजीव है, निर्जीव है, हमको देखना है ना। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि सजीव निर्जीव वस्तु में अंतर क्या है। सबसे पहली चीज है गति। गति मतलब हम कोई भी काम करते हैं जो उसके लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है ना। जैसा खाया वैसा हो मन, हमने देखा है। भोजन की प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, प्राणी गति करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मनुष्य हो या जानवर, तो कहीं भी आ जा सकता है, पर पेड़ पौधे एक जगह बहते हुए प्रकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, जल, खनिज, लवण, है ना, के लिए गति करते हैं। जैसे आप देखो कि जड़ें पहुंच रही है, पत्तियां पहुंच रही है, डगालें पहुंच रही है, ये चीजें निर्जीव में ये गति हमारी इच्छा और शक्ति से होती है। जैसे जब मनुष्य साइकिल को चलाएगा तब चलेगी, टेबल को हटाएगा तो हटेगी, है ना, गाड़ी में पेट्रोल डालेगा तो चलेगी। तो निर्जीव की जो गति है हमारी इच्छा, हमारी शक्ति पर निर्भर करती है, और सजीव खुद अपना प्रयास करते हैं। दूसरा जो सजीव निर्जीव का जो एक परीक्षण है वो है पोषण। भोजन द्वारा सजीव को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो कोई भी काम कर सकता है, चाहे गर्दन हिलाना हो, पंखा करना हो, सब ऊर्जा का खर्च खर्च होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से खनिज लवण लेते हैं, और जमीन से जल लेके अपनी पत्तियों और अपना भोजन खुद बनाते हैं। जबकि निर्जीव जो होते हैं वो अपना भोजन खुद, भोजन की उनको जरूरत नहीं होती, वो तो जो है उसी आकार में बने रहते हैं। फिर श्वसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रत्येक प्राणी, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, ये श्वास लेते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन अंदर जाती है। यदि मैं मनुष्य और जानवर की बात करूं, तो पेड़ पौधों की बात करूं, तो उनके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है ना। तो यही ऑक्सीकरण का होना है ना। तो ये भोजन प्लस ऑक्सीजन, भोजन में जो ऑक्सीजन मिल रही है उससे हमारे अंदर ऊर्जा, उष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। भोजन के ऑक्सीकरण के बाद जो एनर्जी निकलती है उसी से हम काम करते हैं। जो उष्मा निकलती है वो हमारा टेम्परेचर नियंत्रित करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बची हुई बाहर निकल जाती है। पेड़ पौधे ठीक इसका विपरीत करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकलते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकृति ने या नेचर ने संतुलन कहा है।
है ना, क्योंकि संतुलन के लिए दो चीज चाहिए, एक लेने वाला एक देने वाला। जो देने वाला है वो लेगा, तो आदान प्रदान का मामला। फिर उत्तेजनशीलता, ये एक चौथा इसका बेसिक नियम है। प्रत्येक जीव अपनी बाह्य वातावरण के लिए सचेत रहता है। जैसे हम किसी तेज गर्मी या ठंड की छूते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत अपने हाथ को वहां से हटा देता है। इसी प्रकार है ना, हर सजीव अपनी उत्तेजना को, अपने फीलिंग को उसका जवाब देता है। पेड़ पौधे भी, इसमें एक बहुत बड़ा पेड़ पौधे का एग्जाम्पल अपन ले, सूर्यमुखी का पौधा, या जब हम पानी को पानी देने जाते हैं तो उनकी मुस्कुराहट बढ़ जाती है। तो ऐसे पत्तियां भी अपनी अपनी रिएक्शन देती है। पर जो निर्जीव वस्तु होती है वो अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, है ना। अनुकूलता, है ना, एडॉप्शन, प्रत्येक जीव अपने आप को बाह्य वातावरण के अनुरूप ढालने की क्षमता रखता है। ठंड पड़ेगी तो उसके रोम सिकुड़ जाते हैं, गर्मी में खुल जाते हैं। ऐसे पेड़ पौधों के साथ है, मनुष्य जीव ठंड लगने में स्वेटर पहन लेता है, गर्मी में पंखा चला लेता है ना। ऐसे ही जानवरों के साथ भी है, पेड़ पौधों के साथ भी है, पर निर्जीव वस्तु के साथ ये चीज नहीं। वृद्धि, प्रत्येक जीव की बाह्य वृद्धि भी होती है, आंतरिक वृद्धि की ये समानुपात में वृद्धि होती है, जबकि निर्जीव वस्तु में ये चीजें नहीं होती। प्रजनन, प्रत्येक जीव में अपने वंश को बढ़ाने की, अपने जैसी संतान पैदा करने की क्षमता होती है, पर निर्जीव वस्तु में ये उपलब्धता नहीं होती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा। अब हम कोश की संरचना देखें तो प्रत्येक जो कोश होता है, प्रत्येक कोश की एक सबसे छोटी इकाई होती है ना, इसको हम सेल कहते हैं, है ना, वो होती है। और उससे से आगे है ना बनके शरीर बनता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। पर ऐसी निर्जीव वस्तु में चीज नहीं होती। उत्सर्जन की, जब हम जो भी भोजन करते हैं या पानी पीते हैं उसका उत्सर्जन होता है ना, मल के रूप में, मूत्र के रूप में, है ना, त्याज्य पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। पर यदि हम निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, हमको देखना। फिर है लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मृत्यु। जिसने जन्म लिया उसके एक दिन मरना ही है, ग्रोथ भी होना है ना। जब किसी जीव के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती है, अर्थात वो निर्जीव हो जाता है, तो उसे मृत्यु कहते हैं। ये चीजें हमको देखी। अब हम देखते हैं मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, है ना। ह्यूमन बॉडी मतलब ईश्वर का बनाया हुआ एक ऐसा सैंपल जिसके अंदर कई फैक्ट्रियां, ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हैं। तो हमको, यदि मनुष्य को हम 3 दृष्टियों से देख सकते हैं, मानव शरीर को हम 3 दृष्टियों से देख सकते हैं। भौतिक संरचना के हिसाब से, फिजिकल, मेंटल संरचना के हिसाब से, और आध्यात्मिक संरचना के हिसाब से। पहले हम बात करेंगे भौतिक संरचना की। जो शरीर रचना है, एनाटॉमी, और शरीर क्रिया, फिजियोलॉजी, ये बहुत सारी इसके ऊपर वो हुई, रिसर्चेस हुई है, उसके ऊपर आधारित है। तो ये हुई फिजिकल स्ट्रक्चर। मेंटल स्ट्रक्चर, जो विचार के स्तर, साइकोलॉजिकल अध्ययन वगैरह जो होते हैं उसके हिसाब से जो आते हैं वो आते हैं मेंटल स्ट्रक्चर। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल जो है, ये मनुष्य के स्पिरिचुअल स्तर पर लाके उसको बाकी दूसरे जीवों से ऊपर उठाता है और मनुष्य को एक महान शक्ति के रूप में स्थापित करता है। मनुष्य के ये तीनों पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम ये कह सकते हैं या ये हम बोल सकते हैं कि स्वस्थ, अच्छा स्वास्थ्य इन तीनों, भौतिक संरचना, मानसिक संरचना और आध्यात्मिक संरचना का समन्वय ही है। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर रचना। शरीर रचना को यदि हम बोले एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है? शरीर को बताने वाली, है ना, ऊतक और उनका आपसी सामंजस्य, है ना, वो देखना है हमको। दूसरा शरीर क्रिया, शरीर क्रिया को यदि हम बोले तो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी की यदि हम बात करें तो शरीर के बनने वाले विभिन्न सेल, है ना, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी सिस्टम, इनका प्रभाव हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मनुष्य की भौतिक संरचना। उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला सिर और नेक, हेड एंड नेक। दूसरा
चेस्ट है ना, थोरेक्स अवक्ष, और पेट एब्डोमिनल है ना, भुजा, अपर लंब है ना, वो टांगे। ये हो गया पहला भाग। तो दूसरा भाग जो होता है उसका सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन है ना, यूरिनरी सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये दो। तो पहला है जो हमको फिजिकल दिख रहा है, और दूसरा जो उसमें क्रियाएं हो रही है, दो के आधार पर अपन बात करें। अब हम यह बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। सेल मतलब क्या है ना, तो इसको यदि हम देखते हैं है ना, सेल तो सेल क्या है, सेल बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, जिसको हम बॉडी पार्ट में बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, वो है सेल। सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनते हैं ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनते हैं बॉडी सिस्टम, बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स। तो हमको यहाँ पे सेल को समझना है ना। सेल को यदि हम समझें कि जिस तरह एक मकान बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनता है, बिल्डिंग ब्लॉक जैसा मैंने कहा, उसी तरह हमारे शरीर की में भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। जैसे मकान की इकाई ईंट है, ऐसे ही हमारे शरीर की इकाई है सेल, है ना। ये स्थान और आवश्यकता के अनुसार अपना आकार अलग अलग होता है, पर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होता है। इसका इतिहास क्या है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोश का आविष्कार किया, सेल को सबसे पहले देखा, है ना। तो ये एक बार जब वे कार्क होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को काट के सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, तो उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ दिखाई दिया। मधुमक्खी का छत्ता आप देखोगे तो बिल्कुल सेल का काफी दिखेगा, तो उन्हें उसका नाम रख दिया कोश, सेल। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस खोज लिया, केंद्रक खोज लिया, है ना। अब कोश की संरचना कैसी है, सेल की संरचना, प्रत्येक सेल एक आवरण द्वारा, प्रोटेक्टिव लेयर द्वारा ढका होता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सुरक्षा कवच यहाँ भी है। इसी के द्वारा कोशों को आकार मिलता है। जीवों में ये पतली होती है, पर पेड़ पौधों में सेल्यूलोज जमा होने के कारण ये सेल मोटे होते हैं। अब इनके अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म, होता है जीव द्रव्य इसके अंदर होता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक जेल जैसा लिक्विड पदार्थ होता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। ये मनुष्य के जीवन का भौतिक आधार है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियर के बाहर जो दिव्य होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत से कललीन होते हैं, है ना, कोलिडल अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं, है ना, ये चीजें एंडोप्लाज्मिक है ना, चीजें गल्गी बॉडी। तो अब इनको हमको ये समझना है कि इसमें केंद्रक क्या काम करते हैं। तो ये सबका बेसिक काम यही है, सेल को मिलके टिश्यू बनाना। हेल्दी सेल होगा तो हेल्दी टिश्यू होगा, हेल्दी टिश्यू होगा तो हेल्दी ऑर्गन होगा, हेल्दी ऑर्गन हो तो हेल्दी बॉडी बनेगी। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब हम ये देखते हैं स्केलेटल, कंकाल तंत्र, है ना। अब यहाँ एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि शरीर को यदि सुंदर रखना है या दाएं बाएं झुकाना है, तो शरीर बिना हड्डी के इसकी कल्पना करना भी, है ना। तो जो टाइट होते हैं सेल, उनसे निर्मित ढांचे होते हैं, अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र कहलाते हैं। इस तंत्र के सपोर्ट से मनुष्य को एक सही आकार मिलता है। जैसे कि मिट्टी को आकार देना है, तो शरीर को आकार देने में कंकाल तंत्र का बहुत बड़ा हाथ है ना। अगर हम शरीर का कोई भी हिस्सा ले लें, जैसे हाथ, पैर, सिर, उंगली, है ना, कोई भी दबाते हैं तो उसके नीचे एक कोई हार्ड चीज, कठोर वस्तु का आभास होता है। ये हड्डी ही है। शरीर में कुछ हड्डियां लचीली होती है, कुछ कठोर होती है। इन्हें कार्टिलेज कहते हैं।
नाक की कुछ हड्डी, कान की कुछ हड्डी, है ना। ये उपास्थि उपास्थि मतलब कार्टिलेज के एग्जाम्पल है। हड्डियों में कठोरता जो होती है वो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि चीजों से इनके अंदर हड्डियों में मजबूती आती है। शरीर पर ये त्वचा और मांस के भीतरी अंग निकाल देने के कारण हड्डियों का ढांचा रह जाता है। यदि हम पूरे यदि शरीर की कल्पना करें तो शरीर का जो स्केलेटन है वो पूरा मांस और मज्जा से ढका हुआ है। यदि हम शरीर से त्वचा को हटा दें, मांस को हटा दें, तो अंदर केवल हड्डी का ढांचा रह जाएगा। ये कंकाल तंत्र कड़ी हड्डियों से बना जरूर है, पर कई इसमें जोड़ होते हैं जिससे ये शरीर आवश्यकता अनुसार मोड़ना, आगे पीछे झुकना, हम इसको कर सकते हैं। ये हड्डियां बाहर से हार्ड जरूर दिखती है, पर अंदर से ये खोखली होती है ना। इसलिए ये बहुत भारी नहीं होती, है ना। हड्डियों का भार शरीर का 16वां भाग होता है ना। 1/60 वेट होता है। ये हम इसको देखते हैं। अब हम भी देखते हैं कि कंकाल तंत्र का मुख्य काम क्या है ना। कंकाल तंत्र का सबसे मुख्य काम है शरीर को आकृति देना। कंकाल तंत्र, जैसा मैंने बताया, कि शरीर का आधार है। शरीर को आकृतियां बोन्स देती है ना। अगर बोन्स नहीं रही तो शरीर केवल मांसपिंड ही रह जाएगा, लचीला ही रह जाएगा, है ना। तो ये जो कंकाल तंत्र की विशेष रचना के कारण ही मछली, मेंढक, मगर, पशु पक्षी, अपने गाय वगैरह जितने भी हैं, इन सब की आकृति अलग अलग है। तो सबसे पहले स्केलेटन का जो मुख्य कार्य है शरीर को आकृति देना। दूसरा, शरीर के सेंसिटिव पार्ट्स को, है ना, सेंसिटिव पार्ट्स लाइक हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, है ना, स्पाइन, इनको इनके सुरक्षा कवच प्रदान करना। तो ये जो बोन्स क्या करती है, शरीर के जितने भी कोमल अंग उनको रक्षक कवच प्रदान करती है। फिर पेशियों को जोड़ने का स्थान देना। पेशियां मतलब मसल्स। हमारे शरीर में जो मसल्स है वो घटती बढ़ती रहती है जब हम हाथ, पैर या सिर हिला रहे होते हैं। तो इनके घटने बढ़ने के लिए आवश्यक है कि ये किसी ऐसे ठोस पदार्थ से जुड़े हों ताकि तनकर सिकुड़कर अपना काम कर पाए। तो ये पेशियों को जुड़ने का स्थान भी देती है। सबसे और महत्वपूर्ण है इसका, ये ब्रीदिंग में सपोर्ट करती है। जैसे जो श्वास नली है या जो पसलियां हैं, ये सब हमारा पंपिंग का काम करती है, पंपिंग स्टेशन का काम करती है। तो ये श्वसन में भी हेल्प करती है। सुनने में बहुत सपोर्ट करती है। आप अक्सर देखना लोगों को टिंटिनेस की आवाज, कान में से पस आना, कान से कम सुनाई देना, ये सब कैल्शियम की कमी। कैल्शियम मतलब बोन। कान के अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां होती है ना। यदि उनके नाम यदि हम जानना चाहें तो इनकस, मेलियस और स्टेपिच, ये सुनने में मदद करती है। और जब इनमें स्वेलिंग आ जाती है या कोई तकलीफ आ जाती है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है काम, ये रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल को जनरेट करने में मदद करती है। हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, जिसे होता है ना, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो पाए का वगैरह वो जो लेते हैं, जिसे नॉनवेज खाने वाले चूस कर खाते हैं, रक्त में लाल और श्वेत का रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। ये बहुत पावरफुल होती है। फिर ल्यूवर जो होता है, ल्यूवर का काम करना उत्तोलक। ल्यूवर मतलब ये सीसा। ल्यूवर मतलब वो नहीं लीवर जो हमारे बॉडी में खाना पचाता, वो लीवर नहीं। लीवर मतलब सीसा वाला। तो जो भी हमारे जॉइंट्स हैं उनको ये बैलेंस बनाने का काम करती है, जिससे मनुष्य वजन उठा सकता है ना। तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है। हड्डियों के कार्य, हड्डियों के कार्य हमने देखने के बाद ये देखना है हड्डियों की बनावट कैसी है। तो सबसे पहले तो हमको ये जान लेना है हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं, है ना, जो अलग अलग स्थानों पे आवश्यकता के अनुसार उनकी आकृति भी अलग अलग है ना। जैसा देश वैसा भेष। जहाँ पे जैसी जरूरत है वैसी हड्डी का साइज हो रहा है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है। जैसे जो होती है खोपड़ी की हड्डी, है ना, ये गोल होती है,
चेस्ट की, है ना, पैर की लंबी, है ना। अब ये खोखली होने के कारण हल्की होती है, ये हल्की नहीं होती। मान लो यदि हल्की नहीं होती, अंदर से ठोस होती, तो हमारी मांसपेशियां इसको घुमा नहीं सकती, है ना। तो हड्डियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना, हड्डियों को समझा। अब हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो बोन्स ने काम किया स्ट्रक्चर देने का। अब शरीर के प्रत्येक सेल को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाना, और प्रत्येक सेल को केमिकल रिएक्शन से जो भी उनमें टॉक्सिक एलिमेंट हुआ है वहां से निकालना और वहां शुद्ध चीज पहुंचाना, ये जो काम होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे बॉडी का मेन पार्ट है सेल। अब सेल को खुराक चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, उसको पहुंचाना। फिर बॉडी के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन केमिकल चेंजेस के अनुसार कुछ टॉक्सिक निकल रहे हैं, उन टॉक्सिक को बाहर निकालना, है ना। तो ये सब काम होता है रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, है ना। अब ये ब्लड क्या है, इसको अपन देखते हैं। ब्लड को यदि अपन एक परिभाषा के रूप में देखें, रेड गहरे रक्त वर्ण को जीवन की, है ना, जो नलियों के अंदर लाल रंग का खून होता है और ऊपर हरी हरी नलियां हैं, वो अशुद्ध रक्त होता है। ये शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम करता है। अब रक्त की रचना क्या है? रक्त की रचना के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है ना। रक्त एक लिक्विड ऊतक है जो 2 पदार्थों का बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, टू प्लाज्मा एंड रक्त कणिकाएं, है ना। तो ये चीजें, यदि हम रक्त को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसे छोड़ देंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें नीचे की तरफ गहरे भूरे रंग की रक्त कणिकाएं जमा हो जाएगी, जो ब्लड का 45% बनती है। इसे पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। ऊपर की ओर हल्का पीला भूरा है, पारदर्शी इकट्ठा हो जाएगा, इसको प्लाज्मा कहते हैं। ये ब्लड का 55% होता है। प्लाज्मा क्या है ना, ये प्लाज्मा का हमारा काम पड़ा होगा जब हमने देखा होगा कि किसी भी लिवर खराब हो जाता है तो केवल प्लाज्मा चढ़ाते हैं। तो क्या होता है प्लाज्मा? ये हल्के हल्के भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होता है। इसमें 90% वाटर होता है और 10% होता है प्रोटीन, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, है ना, इत्यादि चीज होते हैं। इसमें हार्मोन्स, एंजाइम और एंटीजन पाए जाते हैं। इस प्रकार से शरीर के लिए उपयोगी और हानिकारक सभी तत्व प्लाज्मा में मिलते हैं। तो जो प्लाज्मा अंदर से निकलता है, उसमें दोनों तरफ के, पर जो हम किसी को प्लाज्मा चढ़ाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें से प्लाज्मा का उनको ट्रांसफर करते हैं। रक्त कणिका क्या है ना, ये भी 3 प्रकार की होती है, या आंखों से देखना असंभव है, इसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। पहली है रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। अब ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या है? तो एक यदि हम मनुष्य की बात करें, एडल्ट की, तो उसकी उनमें उसकी संख्या होती है 4 to 5 मिलियन सेल्स पर घन में मिलीमीटर होती है। महिलाओं में जो मेंसेस होता है, इसमें है मासिक मेंसेस के कारण इसकी संख्या पुरुषों से कम होती है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स एक ऐसी कोश है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, है ना, न्यूक्लियन नहीं होता है। एक ऐसी कोशिका इसमें केंद्रक, इसीलिए इस इस आकार में इनका आकार होता है चपटा, कनक्लेव होता है। इसके अंदर एक केमिकल होता है, इसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने वाला। इसमें पर्याप्त मात्रा में लोहा होता है, हीमो प्लस ग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन के कहानी, इसका रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति होती है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, चमकीला लाल होता है। ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जहां जहां
आवश्यकता होती है, वहाँ वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर सेल को ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो जहाँ भी जरूरत होती है वहीं टूट के ऑक्सीजन देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। इसका काम है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब रेड ब्लड सेल्स है ना, ये इसका काम अपने समझ लिया कि रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिका को प्रत्येक ऑक्सीजन पहुंचाता है। एक वयस्कों में हम देखें तो हीमोग्लोबिन की मात्रा है ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा होना चाहिए 10 से 17 ग्राम, 10 to 17 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। इसको हम एचबी ग्राम परसेंट के रूप में जानते हैं। ये पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं के साइकिल के कारण हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, खून की कमी नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम ऑक्सीजन को कैरी करना है, ऑक्सीजन को लेके जाना है। इसलिए हम कभी भी श्वास फूलने लगता है तो है ना, इसके कारण हीमोग्लोबिन की हानि होती है। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं और इनकी आयु लाल रक्त कणिका की होती है 120 डेज, है ना। फिर इन कोशों का विघटन होके ये है ना ब्रेक होके फिर नया बना लेते हैं। ठीक है, अब आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, इसको ये हमारे अंदर सफाई का भी काम कर रहे हैं और सुरक्षा का भी काम कर रहे हैं। ये पारदर्शी होते हैं और कलरलेस सेल होते हैं। लाल रेड ब्लड सेल्स की अपेक्षा आकार में बड़े और संख्या में कम होते हैं। प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में ये 6000 से 10,000 श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। इसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहलाता है ना। इसको बोलते हैं टीएलसी। इसका आकार आवश्यकता अनुसार बदलते रहता है। ये इसलिए जल में पाए जाने वाले अमीबा के समान दिखते हैं। यदि हम अमीबा की कल्पना करें पानी में पड़े हुए, उसमें 1 से 5 न्यूक्लियस होते हैं। ये अत्यंत लचीले होते हैं, इसलिए पतली से पतली रक्त वाहिनियों से भी ये निकल जाते हैं। ब्लड से बाहर से आए विकारों और बीमारियों को छोटे छोटे कीटाणुओं को चारों तरफ से घेर के ये सूख लेते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। इस क्रिया को है ना फाइगोसाइटियस कहते हैं। भक्षक कोशिका ये हमारे शरीर को विजातीय द्रव्य से बचाती है। इसलिए श्वेत रक्त कणिकाएं को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, पैदल सेना। क्योंकि जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है या बीमारी आती है तो श्वेत रक्त कणिकाएं वहां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एकत्रित होकर है ना कीटाणु का सामना करती है और उन बीमारियों को खत्म कर देती है और टॉक्सिक को क्लीन कर देती है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स 2 प्रकार की होती है ना, कणिकाएं और अकणिकाएं। कणिकाएं 3 प्रकार की होती है ना। तो इन सब चीजों को हम यदि समझेंगे तो डब्ल्यूबीसी और व्हाइट ब्लड सेल्स में समझने की एक ही चीज है, लाल कणिकाओं का बेसिक काम है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना। श्वेत रक्त कणिकाओं का काम है शरीर में सफाई करना, साफ सफाई, और कभी कोई रोग आक्रमण कर दे उस आक्रमण से रक्षा कर। पर कई बार डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये अक्सर कैंसर नामक रोग में ये देखा जाता है कि जिनकी संख्या एकदम ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी किसी का वजन तेजी से कम हो रहा हो तो हम उसमें फोकस करना चाहिए कि उसका डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, तो हमको शुरुआती दौर में ही शायद मालूम पड़ सकता है। अब जो हम देखते हैं थ्रोम्बोसाइट्स है ना, जब भी हमको कहीं वो लगती है चोट, हम देखते हैं कि हमारा खून रुक जाता है। ये सब क्यों होता है? ये थ्रोम्बो थ्रोम्बोसाइट के कारण ही होता है। जहाँ भी हमारी त्वचा कट गई या रक्तवाहिनी खुल गई है ना, उस पर प्लेटलेट बन के वो घाव रुक जाता है ना। तो ये बहुत जरूरी है। इसका यदि उदाहरण हम देखें लेबोरेटरी में, एक टेस्ट ट्यूब में यदि ताजा ब्लड देके उसको हम रख दें, कुछ देर बाद हम देखेंगे कि हम उसको उल्टा करते हैं तो वो ब्लड अंदर जम जाता है। इसको बोलते हैं क्लॉट बनना, है ना।
टेस्ट ट्यूब में जो थक्के के चारों जो पीला सा पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं सीरम, और जो थक्का होता है उसको क्लाट कहते हैं। तो हम इससे ये भी पता लगा लेते हैं कि क्लाट कितनी देर में जम रहा है। ये भी एक लेबोरेटरी टेस्ट होती है कि इसको हम ब्लीडिंग टाइम कितना है, क्लॉटिंग टाइम कितना है। तो यदि एक मनुष्य का ब्लीडिंग टाइम 2 से 7 मिनट का होता है, इसके लिए बाही कान के निचले हिस्से में एक सुई चुभाते हैं, फिर रक्त निकलना प्रारंभ हो जाता है। उससे सोखने के हर 30 सेकंड सोखते जाते हैं, जब ये खून निकलना बंद हो जाए इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम, इसको क्या करते हैं, इस अवधि में एक मनुष्य को 2 से 7 मिनट की होती है। इसके लिए बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली की बगल वाली उंगली सुई चुभाते हैं, ब्लड निकलना शुरू होता है ना। और फिर उसमें ही देखते हैं कि ब्लड बनना बंद करना कब हो रहा है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा, ब्लड ग्रुप को समझे हम। इन्हीं का जो जब भी किसी मनुष्य के शरीर में बहुत सारा रक्त बाहर बह जाता है, रक्त स्राव हो जाता है, तो रक्त की कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति के लिए हमें उसे ब्लड देना है। अब ब्लड देने के लिए क्या चाहिए, हमें ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसका ब्लड कौन सा है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी मनुष्य को किसी का भी रक्त दे देंगे, उसके लिए कुछ परीक्षण करना पड़ता है। और जब देने वाला, जिसे हम डोनर कहते हैं, और लेने वाला, जिसे हम, है ना, रिसिप्टर बोलते हैं, इनका रक्त मेल खाएगा तभी हम ये ब्लड देते हैं। अगर हमने एक दूसरे का ब्लड बिना जांच के वगैरह दे दिया, बिना मेल खाए, तो रोगी की मृत्यु तक हो सकती है ना। तो इसमें ए ग्रुप जो होते हैं, बहुत सारे ग्रुप है, पर मेनली ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव। तो जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है वो ग्रुप ए कहलाते हैं, जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है उसे बी ग्रुप कहते हैं, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो उनको ए बी ग्रुप कहते हैं। जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता उसे ओ ग्रुप कहते हैं, है ना। फिर ए बी ग्रुप का जो वो है, रक्त आवश्यकता पड़ने पे सभी ग्रुप के रक्त को दिया जा सकता है। इसके लिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर ओ ग्रुप का रक्त सभी को दिया जाता है ना। इसे देने और लेने में का ग्रुप एक ही हो तो सबसे अच्छा है। इस एंटीजन के अतिरिक्त आर एच फैक्टर भी होता है, यदि रक्त मिलता है, आर एच पॉजिटिव कहते हैं, है ना। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें आर एच फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आर एच नेगेटिव और उसका हस्बैंड आर एच पॉजिटिव है, तो गर्भ में रहने वाला शिशु आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। यदि शिशु, जन्म लेना बच्चा आर एच नेगेटिव होता है तो कोई बात नहीं, पर यदि आर एच पॉजिटिव होता है और माँ जो गर्भधारण किए हुए है आर एच नेगेटिव है, तो माँ के रक्त में प्रक्रिया होने लगती है और एक गंभीर परिणाम होता है। इसके लिए आजकल लोग पत्रिका मिलाते हैं, पत्रिका मिलाने के साथ साथ ब्लड और आर एच फैक्टर मिलाने की भी प्रावधान आ गया है, तो हमको इस पर फोकस करना चाहिए। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का काम क्या है। ब्लड का काम सबसे पहला और बड़ा काम है पोषक तत्व पहुंचाना और विषाक्त पदार्थों का निकालना। ये अब पूरी बॉडी के विभिन्न अंगों में आवश्यक पोषक तत्व, जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी विटामिन मिनरल लेते हैं, वो अंदर भोजन में पच के, है ना, ऑक्सीजन में मिलके पूरे बॉडी में काम करता है। फिर जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन हुई है उससे जो बाहर निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से निकालना, गुर्दे से, किडनी से निकालना, ये बाहर निकालने का काम करता है ना। फिर हम देखें इसका जो है इंपॉर्टेंट काम, ऑक्सीजन ले जाना। रेड ब्लड सेल्स हर सेल्स तक ऑक्सीजन ले जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाती है। इसीलिए आप देखना, जो लोग पैर मोड़ के सोते हैं, हाथ मोड़ के सोते हैं, हाथ दबा के बैठते हैं, उनके सुनपन क्या हो जाता है, क्योंकि वो जो ब्लड लाने ले जाने वाली वेन है वो दब जाती है। तो हमको जनरली ध्यान रखना है रात को सोते समय
लूज कपड़े पहन के घुटने नहीं मोड़ना है ज्यादा। जिनको भी घुटने की ज्यादा समस्या है उनको ये ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, या ऑक्सीजन पहुंच गया वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस नहीं आ पाती, ये रोग का कारण होता है। विषनाशक पदार्थ बनाना, व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, शरीर को रक्षा करने में मदद करती है। ये शरीर के बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को मारने के लिए एंटीटॉक्सिन बनाती है। तो ये विषनाशक भी है ना, टॉक्स क्लीन भी है ना। फिर पूरे शरीर का टेम्परेचर एक जैसा रखना, माथे का हो गया, शरीर के किसी भी हर भाग में, किसी न किसी भाग में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चली रही है। इससे होता क्या है कि कहीं का ताप अपेक्षा अधिक होता है, कहीं पे कम होता है। ब्लड ब्लड सर्कुलेशन के कारण उस टेम्परेचर को ये एक जैसा बनाए रखती है। इसलिए आप देखना कि जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिला तो वहां का टेम्परेचर एकदम ठंडा पड़ जाएगा, या बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन वह टेम्परेचर गर्म मिलेगा। फिर यह हार्मोन ले जाने का काम करती है, हार्मोन्स को। तो हमारी जितनी भी नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, है ना, उसके अंदर से या जिसको जिसे निकलना है उसको हार्मोन कहते हैं। हार्मोन एंजाइम के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना है, ये काम ये कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में समझा। अब हम समझते हैं ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर, है ना, ये क्या है, ये जब भी हमारे रक्त वाहिनियों के अंदर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है, सामान्य हमारा रक्तचाप यदि घटता बढ़ता है तो, है ना, तो इसके लिए क्या है, जब हमारा, है ना, एरोटा से, है ना, फोर्सफुली यदि ब्लड निकलता है तो ब्लड का दबाव बढ़ जाता है, जिससे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और लेफ्ट साइड में जो डायस्टोल होता है वहां रक्त का दाब कम हो जाता है ना। इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो हमको इसको देखना है, छू कर देख सकते हैं, सुनकर देख सकते हैं। फिर छू कर कैसे देख सकते हैं, ये जो हमारी ये जो है कोहनी है, इसके ऊपर यहाँ पे मोनोमीटर बांधा है ना, उसको बांध के 150 टू 200 mm ऑफ एच तक उसको चढ़ाया, फिर उसको प्रेशर देकर रिलीज करके उसको हम देख सकते हैं, है ना। मोनोमीटर का दूसरी मशीनें भी आ गई, उससे भी हम देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 80 टू 120 नॉर्मल। पर यहाँ यदि हम इसको यदि आयु के हिसाब से देखें, एज के हिसाब से, तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनका होता है 50 से 70 तक, है ना। फिर बचपन का देखें तो 60 से 80, किशोर अवस्था में देखें 60 से 90, युवावस्था में 60 से 110, और आयु वृद्धि के साथ यदि हम 18 साल से ऊपर हैं 80 से 120। उम्र के बढ़ने के साथ साथ बीपी बढ़ता है। तो यदि हमारा उम्र बढ़ रही है, हम लोग 50 प्लस हैं, तो वहाँ 90 150 तक भी नॉर्मल होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, है ना, हमने ये देख लिया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम इसको समझते हैं कि ब्लड को समझने के बाद अब हम देखते हैं हार्ट, क्योंकि हार्ट भी अब बॉडी का मेन पार्ट है ना। क्योंकि हार्ट क्या करता है, हार्ट है, धमनी है, चीरा है, कैपिलरीज है। तो यहाँ हार्ट को यदि हम समझेंगे तो हार्ट दोनों फेफड़ों के नीचे थोड़ा बाईं तरफ निकला हुआ है ना। इसे ओरोस्त्री ग्लास नली के दोनों तरफ लंग्स होते हैं, बीच में डायफ्राम होता है ना। इसको छू कर नहीं देख सकते क्योंकि ये एक पिंजर के अंदर बंद है ना। और ये अपना काम हमारे जन्म से 2 महीने पहले से शुरू कर देता है और हमारे मृत्यु तक ये लगातार काम करता है ना। यदि हम इसको देखें तो बायालीन दयालीन, है ना, हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसका जो मेन काम है अशुद्ध रक्त को लेना, शुद्ध रक्त को
शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में पहुंचाना, पूरी बॉडी से शुद्ध रक्त को लाना और नाक के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर फेंकना, है ना। तो इसको हमको समझे अपन कि रक्त वाहिनियों में क्या है। सबसे पहले तो हमको सबसे पहले देखना है हमारे शरीर की जो ब्लड है हृदय से रक्त नलिकाओं द्वारा पहुंचता है और उन्हीं के द्वारा रक्त वापस हृदय की ओर आता है। शरीर में रक्त नलिका का जाल बिछा हुआ, पाइपलाइन बिछी हुई, ये सभी नलिकाएं एक जैसी नहीं होती। जो नलिकाएं हृदय से रक्त को शरीर तक पहुंचाती है वो धमनी आर्टरी कहलाती है, और जो शरीर से हृदय को रक्त पहुंचाती है शिरा कहलाती है, वेद कहलाती है। अब हमको समझना है धमनी क्या है ना। ब्लड वेसल समझ ली, धमनी क्या है। धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। केवल फुसफुस धमनी ही एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। एकमात्र आर्टरी है फुसफुस आर्टरी जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ब्लड है, ये ध्यान रखना है ना। इन नलिकाओं में रक्त हृदय से सीधे आता है, इसलिए रक्त के बहाव में वेग होता है और रक्त झटके से प्रत्येक धड़कन के साथ आगे बढ़ता है। इस झटके और दबाव को सहन करने के लिए इसकी जो धमनियां होती है इसकी दीवारें मोटी और मजबूत होती है। यदि आप धमनी को देखोगे तो मोटी होगी और अंदर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि ये जर्क को सहन कर सके। जब हार्ड सिकुड़ता है तो रक्त का दबाव बढ़ता है और ये फैल जाती है, और जब हार्ट फैलता है तो दबाव कम होता है और सिकुड़ कर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। ज्यादातर धमनियां शरीर में काफी गहराई में स्थित होती है, जिसे हम छू नहीं। तो जितनी भी प्योर ब्लड को ले जाने वाली है ये अंदर की तरफ होती है, और जितनी इम्प्योर वेन्स होती है वो ऊपर की तरफ होती है। इसीलिए जो इंजेक्शन वगैरह जो हम लगाते हैं, जो भी सलाइन चढ़ाते हैं, वो हम हमेशा वेन में लगाते हैं, आर्टरी में नहीं लगाते। ये एक सवाल बहुत अच्छा मेडिकल स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इंजेक्शन क्यों आर्टरी में नहीं लगाते, वेन में लगाते हैं। क्योंकि आर्टरी जो कर रही है, आर्टरी किसी भी उसको ब्लड को शरीर के एक एक भाग तक ले जा रही है, और वेन जो है वो शुद्ध रक्त को सारों को हार्ट के पास ले जा रही है। तो जो भी हमने दवा दिया, इंजेक्शन दिया या डोज दिया या हमने सलाइन दिया, वो पहले इम्प्योर ब्लड में मिलकर जाएगी, हार्ट में प्रोसेस होकर शुद्ध होकर फिर जाएगी। यदि हमने गलती से इसको डीप दे दिया इंजेक्शन में, हमने आर्टरी में लगा दिया, इसको कुछ इंजेक्शन होते हैं आर्टरी में लगाने वाले, तो वो क्या करेंगे, उस केवल उस अंग तक पहुंचेंगे जहां वो जा रही है। पूरी बॉडी में हमको ये ध्यान रखना है कि आर्टरीज होती है बहुत गहराई में होती है, अंदर की तरफ होती है ना। ठीक है, इसको जैसे कलाई पे है ना, तो अब इसको यदि हमको इसका स्पंदन महसूस करना है तो हम कलाई पे वो रख के हम जैसे नब्ज देखते हैं, हम इसको देख सकते हैं इसी प्रकार। कान के ठीक ऊपर गर्दन और जबड़े के भाग पे जो गड्ढा है वहां से अपन देख सकते हैं, है ना। तो शरीर के प्रत्येक अंगों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना जो है वो आर्टरीज के द्वारा मिल जाता है ना। ये हमने समझ लिया। अब इसकी पतली जो शाखा होती है ये होती है ना, धमनिकाएं कहलाती है ना। काफी जनरली कैपिलरीज में बदल जाती है ना। तो इसकी पतली शाखा और पतली शाखाएं ये होती है। महाधमनी जो होती है एरोटा से धमनी की 3 शाखाएं निकलती है ना। ये चीजें हमको ये सब हार्ट हार्ट के है ना अब पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब अपन आ रहे हैं शिरा, वेन। वेन क्या है, कैपिलरीज जो है कोशिकाओं से मिलने वाली शिराओं को है ना मिलाने का काम करती है वेन। ये ये जो होती है ये आर्टरी की तुलना में, यदि अपन आर्टरी की बात करें तो ये जो होती है
ये जो आर्टरीज की तुलना में ऑक्सीजन वाला बंडल ले जाते हुए अशुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर से हार्ट तक लाते, इसका काम है ना। तो ये इसकी चुनाव को हम त्वचा के नीचे आंख से देख सकते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो हमको नीली नीली नसें जो दिखाई देती है, जब भी हम कभी ब्लड सैंपल लेते हैं या ब्लड परीक्षण कराते हैं या सलाइन चढ़वाते हैं, तो ये हम वेंस द्वारा ही देते हैं, है ना। ये चीज हमने अभी समझी। कोशिकाएं हमने देखी। अब एक छोटा सा एक सवाल आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, है। तो हमको ये इसमें रक्त हृदय से बाहर की ओर जाता है ना, और वेंस के अंदर बाहर से हृदय तक आता है ना। हृदय से बाहर जाएगा मतलब शुद्ध जाएगा, हृदय की ओर जाएगा मतलब अशुद्ध आएगा। आर्टरीज के अंदर झटके से प्रभावित होता है और इसका दबाव अधिक रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, इसीलिए ये थोड़ी मोटी और हेल्दी होती है, फ्लेक्सिबल। वेंस जो होती है इसमें बिना झटके के आता है, कम दबाव प्रभावित होता है, इसलिए इसकी जो होती है वो पतली होती है ना। आर्टरीज के अंदर गहराई में पाई जाती है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, और वेंस ऊपर की ओर होती है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। आर्टरीज की दीवारें मोटी, मसल्स वाली, लचीली होती है, इसमें कपाट नहीं होते, है ना। पर जो वेंस होती है इसकी दीवारें पतली, मसल्स कम होती है, कपाट पाए जाते हैं। आर्टरीज में यदि अपन बात करें तो फुसफुस जो आर्टरी है, इसको छोड़कर सभी आर्टरी शुद्ध रक्त होता है। ऐसे ही फुसफुस वेंस को छोड़ के सभी वेंस के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, ये हमको देखना है धमनी और शिरा में। तो ये हमने देखा धमनी और शिरा। अब हम सबसे पहले हमने शरीर क्या है वो देखा, कंकाल तंत्र देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। अब हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों है, क्या है ना। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, पर वो हम सिर्फ पढ़ते थे परीक्षा में लिखने, पासिंग मार्क लाने के लिए। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं इसको अप्लाई करने के लिए अपने खुद पे या अपन अपने जो भी होलिस्टिक अपने पास आ रहे हैं उन लोगों के लिए काम। तो शरीर को चलाने के लिए, है ना, भले वो इंटरनल एक्टिविटी हो या आउटर एक्टिविटी हो, उसमें कंटिन्यूसली बहुत जरूरी है ना। क्योंकि आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, वो काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वो है काम, आंखें देख रही है, दिमाग सोच रहा है ना, जैसे उंगली हिलाना, है ना, तेज तेज चलना या दौड़ना, तो सब काम की गिनती में आती है। शरीर के सभी अंग प्रॉपर रूप से काम करे और इनकी गतिविधियां बराबर चलती रहे, इसके लिए क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी हमको मिलती है फूड से, है ना। और इन फिजिकल एक्टिविटी के अलावा मेंटल वर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या थॉट प्रोसेस चल रहा है, या जबान चल रही है, दिमाग सोच रहा है, हाथ काम कर रहा है, सब चीजें। जैसे शरीर को ठंड से बचाने के लिए अंदर से गर्मी चाहिए, जैसे उसका तापमान बना रहे, तो ये कौन करेगा, फूड। इसके लिए भी भोजन की आवश्यकता है। इसका विपरीत देखें कि शरीर को गर्मी हो रही तो उसको ठंडक देने का काम भी भोजन करता है ना। एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जिस प्रकार किसी घर या मशीन में टूट फूट होती रहती है, अपन देखते हैं जब मशीन चलेगी तो टूट फूट होगी, तो उसको समय समय पे रिपेयरिंग की जरूरत होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी जो सेल्स हैं, इसमें भी निरंतर कुछ वर्किंग बराबर चल रहा है। अब ये वर्किंग चल रहा है तो तोड़फोड़ भी होगी, तोड़फोड़ भी होगी, तो इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। अब भोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, इससे बनती है एनर्जी। टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं,
शरीर का टेम्परेचर बनाए रखते हैं और जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयरिंग करते हैं और उसकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण, है ना। तो ये हमको समझना जरूरी है। पाचन संस्थान, ठीक है। पाचन संस्थान मुंह से शुरू होता है, एनएस पे खत्म होता है। हमने लीवर और हार्ट के ऊपर एक सेशन लिया है पूरा, उसको आप देखेंगे तो पूरी चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। पाचन संस्थान के जो वो है पार्ट्स, यदि अपन उसकी बात करें तो इसका जो काम, वो काम शरीर की वृद्धि, रोगों की रक्षा करना। अब हम जो भी भोजन करते हैं वह तब तक हमारे लिए बेकार है जब तक कि वो पच नहीं जाए, तो उसका पाचन बहुत जरूरी है। और भोजन में ये कई है ना, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड। तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कंपाउंड उनको यदि सॉल्युबल कंपाउंड में नहीं बदला जाए जब तक शरीर में भोजन पचता नहीं। और ये भोजन पचाने के लिए हमको एंजाइम्स मदद करते हैं। भोजन पचाने की क्रिया में जितने अंग काम करते हैं वे सब मिलकर पाचन तंत्र बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। अब पाचन क्रिया में डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है ना। भोजन को लेना, ग्रहण करना, ग्रहण किए भोजन को पचाना, पचे हुए भोजन पचे हुए भोजन का रक्त में मिलाना और बचे हुए पदार्थ का बाहर निकलना, ये सब पाचन क्रिया है। बहुत सुंदर है। अब भोजन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मुख्य है वो है आहार नाल, है ना, लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये सब भोजन में सपोर्ट करते हैं। अब आहार नाल क्या है, ये मुख से प्रारंभ होकर मलद्वार तक जाता है ना। इसको यदि हम देखें तो मुख, है ना, पैरेक्स, है ना, ओसोफोगस, स्टमक, ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये जो पार्ट है ये पूरा अपना कहलाएगा आहार नाल, शुरू से आखिर, ठीक है। अब मुख क्या है, मुख में भी आहार नाल के अंदर प्रारंभ मुख से होता है, इसके दोनों जबड़ों के बीच में होता है ना। तो इसके अंदर जीभ होती है, निचला होंठ, है ना, तालू। एक ध्यान रखना, 70% भोजन हमारा मुंह में पड़ता है लाल ग्रंथियों, पर यदि हमने उन लाल ग्रंथियों का प्रॉपर यूज नहीं किया तो वही काम हमारे आंतों को करना पड़ता है, वो ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। इसमें होंठ होते हैं, तालू होते हैं, जीभ होती है ना। जीभ भी इंडिकेशन है ना। जीभ में भी स्वाद ग्रंथियां होती है, जैसे सामने तरफ में मीठा, साइड में खट्टा, बीच में कड़वा, पीछे नमकीन, है ना। तो ये हमको ये चीजें भी, फिर आते हैं दांत। दांत क्या काम करते हैं, दांत काटने का भी काम करते हैं और दांत से रिसाव भी आता है और कई डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें से निकलते हैं। कई लार ग्रंथियां इन दांतों से जुड़ी होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है ना। लार ग्रंथियां हमने देखी, है ना। फिर आती है ग्रास नली। ग्रास नली में ग्रसनी से होता हुआ भोजन ग्रास नली में आता है। ये एक 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है ना। अब इसके अंदर भी चार चार स्तर होते हैं, है ना। कई नर से होते हुए भोजन स्टमक तक आता है, आमाशय तक आता है। ग्रास नली का अंतिम सिरा डायफ्राम में से निकलने के बाद आमाशय में खुलता है। जैसे डायफ्राम ओपन होती है, अपर डायफ्राम, लोअर डायफ्राम होती है, उसके बाद ये स्टमक में आता है। फिर ये जो होती है आमाशय, इसकी जो आकार होता है मशक के समान, पुराने समय एक मशक होती थी, है ना। इसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है जिसे हम फुंडूस कहते हैं और बाईं तरफ रहता है। जिस जैसे ग्रास नली हमारे में खुलती है उसे कार्डिक ओपनिंग कहते हैं, है ना। चीजें आके आमाशय में आई, आमाशय से आके फिर यह आमाशय में कुछ रस मिलते हैं, है ना।
क्योंकि जब हम भोजन खूब चबा चबा के करते हैं तो उसमें जठरस मिल जाता है, वो भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन लय में बन जाता है। फिर इसमें जो जल होता है उसमें 99.4% पानी होता है। फिर पेप्सिन ये एंजाइम है जो भोजन में के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब यह केमिकल रिएक्शन चालू होगी, यानी जो उनको पचाने का काम। फिर रेनिन होता है, यह दूध और उससे संबंधित भोजन को के प्रोटीन को कार्यकर उसे जमा देता है, जिससे पेप्सिन पुनः अपने कार्यकर उसे पेप्टोन में बदल देता है। फिर यहाँ पे जो होता है हमारा इसमें निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जठर रस होता है। इसका काम भोजन के माध्यम से एसिड बनाना, ताकि जो जठर रस का जो बचा हुआ वो है पार्ट भोजन पे कार्य कर सके और साथ में हानिकारक जीवाणुओं को खत्म कर सके। इसीलिए आप देखना जिनको भी पेट संबंधी तकलीफ होती है उनको कई बार है ना एसिडिटी बढ़ जाती है। उसका मुख्य कारण यही कि अंदर से वो जो निकलना चाहिए डाइजेस्टिव वो नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। फिर छोटी आंत, छोटी आंत के बाद है ना फिर बड़ी आंत, ऐसे भोजन का बड़ी आंत का जो मुंह है ना, बड़ी आंत के बाद मलद्वार है ना से बाहर निकल जाता है। तो ये चीज हमको देखना है। यहाँ पे अब यहाँ जो एक बॉइल होता है, पित्त जो होता है ना, यहाँ अब यदि बात करें छोटी आंत की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ रसेस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। सबसे पहले निकलता है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का काम करता है और अंदर से शरीर बना रहा है ना। तो ये क्या करता है, आमाशय में जो पेप्टोन बने थे उनको अमीनो एसिड में बदल देता है ना। अमीनो एसिड प्रोटीन का लास्ट रिजल्ट है जो ब्लड में शोषित होकर पूरे ब्लड में जाने लगता है। फिर एमाइलोपेक्टिन होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बाइसेकेराइड में बदल देता है। इसका मतलब क्या है, सुक्रोज, लेक्टोज और मोल्टोज बनाता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के। फिर आता है लाइपेज, भोजन के फेट पे काम करता है और फैटी एसिड और विशाल में बदल देता है। ये हम यदि देखें तो ऐसे हमारे अंदर के कई तरह के केमिकल रिएक्शन काम कर करके हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं और जितना अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें ह्यूमर का भी अपना रोल है, ह्यूमर का अपना रोल है। फिर यदि अपन बात करें ह्यूमर के बाद आता है गॉल ब्लैडर का अपना रोल है ना। ये सब शरीर के आवश्यक अंग हैं। पेनक्रियास का अपना अंग है ना। पेनक्रियास मतलब अल्फा कोश, बीटा कोश है ना। तो इनको हमको समझना पड़ेगा और हमको समझना पड़ेगा भोजन के पाचन को, है ना। भोजन की पाचन क्रिया, भोजन विघटित होकर सरल पदार्थों में बदल जाता है और रक्त में आसानी से मिल जाता है। शरीर को ये भाषा नहीं आती कि ये रोटी है, ये सब्जी है, ये दाल है, ये चावल। जैसे कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है, बाइनरी नंबर 0 एंड 1 सबको कन्वर्ट करता है। ऐसे हमारा जो शरीर है ये 5 भाषा जानता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इसी की भाषा जानता है, ठीक है। फैट अपना बुरे भी होते हैं, फैट अच्छे भी होते हैं, वो भी हमको समझना पड़ेगा, है ना। तो यदि भोजन क्रिया को समझे तो मुख से प्रारंभ होके अनस तक चलती है। भोजन में भोजन जीभ के माध्यम से उल्टा पलटा जाता है। इससे होता क्या है कि भोजन प्रत्येक कण पीसा जा सके। इसमें जो लाल ग्रंथियां मिलती है उससे भोजन पच जाता है और लाल ग्रंथियों का स्त्राव निम्न अवस्था में होगा। निम्न अवस्था में इसलिए बोला कि जैसे ही मुंह में भोजन आया लार शुरू, भोजन पे ध्यान आया लार शुरू, भोजन की खुशबू आई लार शुरू। लार की वजह से ही मुख गीला रहता है और खाए जाने वाला
भोजन को चिकना बना देता है, जिससे निगलने में आसानी होती है। तो चबाने के बाद भोजन निगला जाता है, इसके बाद चबा गया भोजन, है ना, फिर गालों के साथ एक पिंड बन जाता है, फिर वो उलट-पलट के नीचे की तरफ ग्रास नली में चला जाता है। ग्रास नली से फिर आगे बढ़ता है। ग्रास नली के बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है, जहां भोजन की अच्छी तरह मन मंथाई होती है और वो एक पतला एक रूप हो जाता है ना। आमाशय में सारा भोजन एक बार में नहीं निकलता, स्टेप बाय स्टेप निकलता है। पाइलोरस से ड्यूडेनियम से एक बार में केवल 14 ग्राम द्रव्य ही निकलता है ना। दूध और दूध से बनी चीजें प्रोटीन पर पेप्सिन का काम नहीं करता। दूध के लिए रेनिन नाम का एंजाइम पार्टी से निकलता है, जो दूध को फाड़ देता है, दूध को पचाने में मदद करता है। आमाशय के बाद भोजन बड़ी आंत, छोटी आंत, घड़ी में आता है, जहां इसका जो वो होता है माध्यम, वो होता है एसिडिक होता है। तो इसमें एसिड और, है ना, पेनक्रिया से जूसेस निकलते हैं और इस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण होता है। तो ये हमने आज देखा शरीर के अंगों के अंदर शरीर क्रिया विज्ञान, रचना विज्ञान, इसमें कुछ चीजें और है ना। सबसे पहला तो है श्वसन अंग, है ना, क्योंकि हम होलिस्टिक हीलर हैं तो हमको श्वसन के बारे में, प्राणायाम वगैरह के बारे में ये बार बार आता है। फिर एक आएगा श्वसन के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे कई सिस्टमों पे काम करना पड़ेगा और एक एक सिस्टम पे हम काम करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमको खुद को पढ़ना सीखना है। एक शरीर रचना भगवान ने ऐसी बनाई है, ऐसी कोई मशीन दुनिया में नहीं कि आप खाना खाओ और खून बनता है, खाना खाओ और चमड़ी बनती है, खाना खाओ और मांस बनता है। मनुष्य का एकमात्र यंत्र जिसमें श्वास जाती है, आती है, सब ईश्वर की देन है। ये शरीर सजीव है जब तक इसमें श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पाचन क्रिया हो रही है, नहीं होती। जिस दिन ये निर्जीव हो गया, कितना भी अच्छा खाया, कितना भी अच्छा पहना, कितना भी अच्छी ऑक्सीजन के लिए कोई काम। तो आओ हम सब मिलके ईश्वर के इस सुंदर शरीर को निहारें और प्राकृतिक जीवन चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को हम एक यादगार के रूप में शरीर का एक आईएनओ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो सपना है, उस सपने को पूरा करें, है ना, और हमारे मनुष्य जीवन होने को सार्थक। धन्यवाद। आपके कोई भी सवाल हो, जब भी अपना सवाल जवाब का सेशन होगा उसमें अपन उसको जरूर कवर करेंगे। और अभी ये आपने सेशन अटेंड किया, आप फेसबुक से तो जुड़े ही हैं और जूम मीटिंग से भी जुड़े, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और इन वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।